हे एवरीवन, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हाउस रॉबर 3। तो क्वेश्चन में हमको कुछ हाउसेस दे रखे हैं जो कि एक ट्री स्ट्रक्चर में है, और हमको एक रॉबर दे रखा है। अब रॉबर को इन हाउसेस में रॉबरी करनी है, पर एक कंडीशन है कि अगर वो कोई हाउस में रॉबरी कर रहा है तो उसके इमीडिएट चिल्ड्रन में वो रॉबरी नहीं कर सकता। अगर उसने रॉबरी करी तो पुलिस को अलर्ट हो जाएगा। ठीक। तो अब हमको क्या करना है कि हमें बताना है कि वो मैक्सिमम अमाउंट कैसे ले सकता है हाउस में रॉबरी करके। तो जैसे कि ये एग्जांपल 1 देखेंगे, तो इसने रूट वाले हाउस में रॉबरी करी जहाँ से उसे 3 अमाउंट मिला। फिर वो अगर उसने रूट वाले में कर दी तो वो इमीडिएट चिल्ड्रन में नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने जो लेफ्ट में जो हाउस है उसके राइट में जो हाउस है उसमें रॉबरी करी, वहाँ से उसे 3 मिला। और जो पहला नोड था 3 रूट नोड, उसके राइट हाउस में जहाँ से उसको 1 मिला, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 7, और 7 आंसर है। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल 2 देखें, तो या तो हम 3 में रॉबरी करेंगे, फिर उसके बाद हम 4 और 5 में नहीं कर सकते। तो इस केस में हम 3 में नहीं करेंगे और 4 और 5 में रॉबरी करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन एक बार मैं इसे क्लियर कर दूँ। ओके। तो सपोज़ ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारा हाउसेस का। तो अगर हम किसी एक हाउस को रॉब कर रहे हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होगी। मतलब दो कंडीशन नहीं होगी। अगर हम किसी हाउस में है तो हमारे पास दो कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी? सपोज़ मैं हाउस इसमें हूँ N1 नोड 1, तो मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं इसमें रॉबरी करूँ या नहीं करूँ। ठीक। आइदर आई विल रॉबर हेयर और आई वॉन्ट रॉब हेयर। तो अगर मैं इसमें रॉबरी करूँगा तो मेरे पास क्या क्या काम कर सकता हूँ मैं। अगर मैंने इसमें रॉबरी करी तो एन में जो अमाउंट होगा वो तो मेरे को मिल जाएगा, है ना। एन में जो अमाउंट है वो मिल गया, प्लस सपोज ये N2 है, N3, N4, N5, N6, N7, N8। अब अगर मैंने N1 में रॉबरी करी तो मैं N2 और N3 में नहीं कर सकता, पर मैं N4 और N5 में तो कर सकता हूँ। N4 प्लस N5। सिमिलरली मैं N3 में नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है, तो मैं N6 और N7 में तो कर सकता हूँ। ये तब हुआ जब मैंने N1 में रॉबरी करी। अगर मैं N1 में रॉबरी नहीं कर रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, N2 और N3 में रॉबरी कर सकता हूँ। ठीक। अगेन N2 और N3 पे कंडीशन आएगी कि मैं N2 पे रॉबरी करूँ, यानी उसका अमाउंट लूँ या ना लूँ। अगर लूँगा तो मैं N8 की वैल्यू को भी ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि N2 के डायरेक्ट चिल्ड्रन N4 और N5 है, जिसे मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। या फिर मैं N2 को ही इंक्लूड ना करके N4 और N5 का अमाउंट ले लूँ। तो ऐसा कुछ केस बनेगा। तो ये सिंपल अगर तुम देखो तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, पिक और नो पिक, है ना। आइदर वी विल चूज दिस ऑप्शन और वी डोंट चूज दिस ऑप्शन। तो ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया। तो हम सिंपल कह सकते हैं, अगर मैं इसे मोटा मोटा कोड लिखूँ, सूडो कोड लिखूँ मैं, तो कैसा होगा। सपोज़ मैं भी N1 पे हूँ, तो मैं क्या करूँगा, N1 की वैल्यू ले ली और एक फंक्शन कॉल है हमारा, लेट्स से सॉल्व, जो कि ट्री नोड ले रहा है, ट्री नोड। तो मैंने अगर N1 की वैल्यू ले ली, एक सेकेंड, या ये है ट्री नोड। हाँ, अगर मैंने N1 की वैल्यू ली तो मैं सॉल्व कॉल करूँगा किस पे, N1 के जो लेफ़्ट साइड है,
N1 लेफ्ट लेफ्ट है ना, लेफ्ट का लेफ्ट प्लस N1 का जो लेफ्ट का जो राइट है प्लस N1 के जो राइट चाइल्ड है N3, उसे तो मैं लूँगा नहीं, पर उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को तो ले सकता हूँ। सॉल्व N1 राइट लेफ्ट प्लस सॉल्व N1 राइट राइट, है ना। यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी मेरे को N1 के लिए, दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी जब मैं N1 को लेता ही नहीं। ये था जब मैंने इंक्लूड करा उसे, जब मैं एक्सक्लूड करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को। सॉल्व N2 प्लस सॉल्व N3, दो वैल्यू मिली। इन दो वैल्यू में जो मैक्सिमम होगा मैं उसी को कंसीडर करूँगा ना अपना फाइनल आंसर। तो यही हमारा रिकर्जन कोड बनेगा। अगर मैं इस कोड को थोड़ा सा कोड में लिख लूँ, अगर मैं इसे कोड में लिखूँ, लेट से भी मैं डेटा टाइप नहीं ले रहा, रिटर्न टाइप नहीं ले रहा, ट्री नोड स्टार रूट। ठीक, अगर हमारा रूट नल है तो वहाँ से कुछ रिटर्न होगा, मैंने करते रिटर्न 0। ठीक, जैसे मैं इंट टाइप ले लेता हूँ क्योंकि मैं इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इंक्लूड करूँ या ना करूँ। पहले मैं इंक्लूड वाला केस लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक ए वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर मैं डाल दूँगा रूट की वैल्यू। अब मैं उसके लेफ़्ट के लेफ़्ट चाइल्ड, लेफ़्ट के राइट चाइल्ड, राइट के लेफ़्ट चाइल्ड और राइट के राइट चाइल्ड पर कॉल करूँगा। पर कॉल करने से पहले मैं देखूँगा कि उसका लेफ़्ट चाइल्ड है भी या नहीं है, क्योंकि अगर लेफ़्ट चाइल्ड नल हुआ तो नल का ना ही लेफ़्ट चाइल्ड होगा ना ही राइट चाइल्ड होगा, तो ये आपको एक एरर दे देगा अगर आप नल के लेफ़्ट या राइट पे कॉल लगाओगे। तो सिंपली एक कंडीशन लिखूँगा, अगर रूट का लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है ए प्लस इक्वल टू, ये एक स्मॉल, अरे यार ये स्मॉल होगा, सॉल्व रूट का लेफ़्ट प्लस सॉल्व रूट का लेफ़्ट का राइट। ठीक, ये स्मॉल ए होगा, इसमें पता नहीं क्यों ये कैपिटल बना दे रहा अपने आप। अगर रूट का राइट भी एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सॉल्व करूँगा रूट के राइट पे कॉल करूँगा एक बार, और एक बार मैं रूट के राइट के लेफ़्ट पर कॉल करूँगा। ठीक, अब मैं रिटर्न क्या करूँगा, मेरे पे दो ऑप्शन थे ना, या तो इंक्लूड करूँ या ना करूँ। ए वाले को मैंने इंक्लूड कर लिया, अब इंक्लूड ना करने पर क्या ऑप्शन बच रहे, या तो मैं रूट के लेफ़्ट में कॉल करूँ और रूट के राइट। ठीक, बेस केस हमने लिख रखा है, अगर रूट नल होगा तो रिटर्न 0 कर देगा और ये आपको आंसर दे देगा। तो यही क्वेश्चन है, इससे आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। बट ये आपको TLE देगा। TLE क्यों देगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉल होगी जो रिपीटेटिव कॉल होगी इसमें, उन कॉल्स को हमको हटाना है। एक बार देख लेते हैं वो कॉल कहाँ पर अकर कर रही है। देखो, इसे मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक कैसे आए हम। देखो, अगर मैंने N1 के लिए क्या ऑप्शन थे, इंक्लूड करूँ ना करूँ। इंक्लूड करने पर क्या आ रहे थे, एक बार हम N1 की वैल्यू ऐड कर रहे थे, N4 N5 N6 N7 पर कॉल लगा रहे थे। इंक्लूड ना करने पर N2 और N3 पे कॉल लगा रहे थे। ठीक, अब हम N2 के लिए N2 के लिए क्या होगी, एक बार इंक्लूड करेंगे एक बार नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड करा तो N2 की वैल्यू प्लस उसके जो डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है यानी कि N8। ठीक, अगर हमने इंक्लूड नहीं करा तो
N4 पर कॉल लगेगी प्लस N5 पर कॉल लगेगी ना। अगर हमने N2 को इंक्लूड नहीं करा तो उसके चिल्ड्रन तो इंक्लूड कर सकते हैं N4 और N5। सिमिलरली अगर हम N3 पे करें तो एक बार इंक्लूड करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड करा तो N3 की वैल्यू प्लस कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं अब, ठीक है। और अगर हमने N3 को इंक्लूड नहीं करा तो N6 प्लस N7, ठीक। सिमिलरली N4 पे जाएगी, N5 पे जाएगी कॉल, N6 N7 N8 इस पे अपने सारे चाइल्ड पे कॉल करेगी। पर इतने ही कोड में हम देख सकते हैं कि कुछ कॉल रिपीटेटिव होगी। जैसे N4 यहाँ पे कॉल हो रहा है, अगेन N4 यहाँ पे कॉल हो रहा है, N5 यहाँ पे कॉल हो रहा है, N5 यहाँ पे कॉल हो रहा है, N6 और N7 भी कॉल हो रहे हैं। तो हम बार बार सेम पैरामीटर सेम नोड के लिए कॉल करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी, जिससे कि TLE एरर आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम नोड और एक वैल्यू रख सकते हैं, ठीक। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी सपोज़ मैंने N1 के लिए एक वैल्यू कुछ रखी। वैल्यू ये होगी अगर हम N1 पर है ना, तो आइदर आई विल इंक्लूड दिस और आई विल नॉट इंक्लूड दिस। इन दोनों ऑप्शन को कंसीडर करने के बाद मेरे पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक। अगर मैं N1 को ले रहा हूँ, N1 को नहीं ले रहा, इन दोनों केसेस को इंक्लूड करने के बाद जो मेरे को आंसर मैक्सिमम वैल्यू देगा उस वाले की वैल्यू मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो यही होगा। अब देखो हम एक नोड के लिए एक इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो हम सिंपल एरे या फिर एरे यूज़ नहीं कर सकते मेमोराइजेशन के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो हमको नोड के लिए इंट की वैल्यू असाइन कर दे, मतलब जो मैपिंग कर दे जो बेसिकली, तो मैपिंग का सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर तो मैप ही होता है ना। एक आपने नोड वैल्यू ले ली और आपने एक इंट वैल्यू ले ली, मैप। यहाँ पे आपके नोड आते रहेंगे N1 N2 N3 और यहाँ पे उसकी वैल्यू आती रहेगी, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस पर कॉल करने पर। तो उससे हमारी फंक्शन कॉल कम हो जाएगी और हमारा जो कोड है वो TLE से बच जाएगा। तो एक बार इसमें कुछ नहीं करना हमको, अगर हम कोड को ध्यान से देखें तो एक हमको ग्लोबल मैप बनाना है। अब ग्लोबल ना बनाकर इसे मेन फंक्शन के अंदर बना दो और फंक्शन में कॉल कर दो तो वो भी ठीक है, पर मैं ग्लोबल बनाना प्रेफर करता हूँ। और हमको बस यहाँ पर लिखना है MP रूट इक्वल टू, ठीक। एंड अगेन हमको देखना है कि कोई एक नोड है, हमने उस पर पहले कॉल लगा दिया नहीं लगाई, तो मैं ये देखूँगा इफ़ MP डॉट फाइंड ए नॉट इक्वल टू MP डॉट एंड। मतलब हमने किसी एक नोड पर पहले कॉल लगा रखी है और हमने उसे अपने मैप में भी स्टोर कर रखा है, तो फर्दर कॉल ना लगाकर हम वहीं से मैप से ही वो वैल्यू रिटर्न कर दें। ये ए नहीं होगा, ये होगा रूट, क्योंकि ए तो इंटीजर है और रूट हमारा ट्री नोड का वैल्यू है जिसमें हम कॉल लगा रहे हैं रूट। तो ये हमारा फाइनल कोड हो गया और ये कोड आपको एक एक्सेप्टेंस आंसर दे देगा। एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ ढंग से जो मैंने सबमिट करा था। ये हमारा मेन फंक्शन है जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। मैंने मैप एक ग्लोबल मैप ले रखा है, वही ट्री नोड और इंट वैल्यू में, उसे मैंने क्लियर करा और एक फंक्शन कॉल लगा दी। अगर कॉल के अंदर देखिए अगर रूट की वैल्यू नल है तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। एक ए इंटीजर ले लिया, ए इंटीजर के अंदर वो वाली वैल्यू आएगी जब हम पर्टिकुलर नोड को इंक्लूड कर रहे हैं। और ये मैंने मैप में लगाई कॉल कि हमने जो जिस नोड पर हम अभी कॉल लगा रहे हैं वो हमने पहले कभी एनकाउंटर करी या नहीं करी। अगर नहीं करी है तो मैप के अंदर वैल्यू प्रेजेंट होगी तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे, ठीक। और अगर रूट के लेफ़्ट है ना, अब क्या करना हमको, हमने क्या करा, रूट की वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो मैंने वैल्यू को थोड़ा आगे इंक्लूड कर रखा है यहाँ पे ए प्लस रूट की वैल्यू। और इंक्लूड करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन थे, उसके लेफ़्ट को इंक्लूड करूँ, लेफ़्ट के राइट को इंक्लूड करूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है, अगर हम मेरे पास रूट का लेफ़्ट नल नहीं है
तो मैं कॉल लगा दूंगा लेफ़्ट के लेफ़्ट में और लेफ़्ट के राइट में। अगर राइट नल नहीं है तो राइट के लेफ़्ट में कॉल लगा दूंगा और राइट के राइट में। और दूसरा ऑप्शन क्या था, मैं नोड को इंक्लूड ही ना करूँ। अगर इंक्लूड नहीं करूँगा तो उसके इमीडिएट चाइल्ड को इंक्लूड कर सकता हूँ। तो सर्व रूट का लेफ़्ट और रूट का राइट, और इसको मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया। बस यही कोड है हमारा। एक बार सबमिट कर देता हूँ और ये एक्सेप्ट हो गया।